नमस्कार, स्वागत है आपका। चर्चा करेंगे ममता बनर्जी की। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा बन सकती? क्या विपक्ष उन पर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर दांव लगा सकता है? हो सकता है कि कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन विपक्ष इसकी संभावनाओं को तलाशने लगा और खुद ममता को भी लगने लगा कि मोदी से टक्कर देने में इकलौती वो ऐसी नेता हैं जो अब तक कारगर साबित हुई हैं और लगातार मोदी को टक्कर देने की कोशिश कर रही हैं। अपनी इसी संभावनाओं को तलाशने के लिए पिछले 5 दिनों से वो दिल्ली में हैं और कई विपक्ष के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। अपनी मुलाकात के बाद वो आने वाली भविष्य की रणनीति को धार देने में लगी हुई हैं, लेकिन खुद ममता बनर्जी में कितना दम है ये समझने की ज़रूरत है। दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और एक टीएमसी की नेता हैं जो रीजनल पार्टी है। यानी ममता बनर्जी अगर अपने दम पे यानी टीएमसी के दम पे प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखना चाहें तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि उनकी पार्टी का वजूद सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में है। जाहिर है उनका सपना तभी परवान चढ़ पाएगा जब वो किसी न किसी विपक्षी दलों यानी कांग्रेस को या फिर और दूसरे दलों को साथ मिलाती है और मिलीजुली गठबंधन की सरकार बनाने की ख्वाब देखती हैं, तब तो उनका सपना परवान चढ़ सकता है। अदरवाइज अकेले का ख्वाब उनके बस का नहीं है, ये बात ममता बनर्जी स्वयं जानती हैं। तो क्या ममता बनर्जी पर विपक्ष दांव खेल सकता है? कांग्रेस और बाकी दल कोशिश तो ऐसी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उस स्तर का नेता नहीं है और राहुल गांधी की महत्वाकांक्षा तो है, लेकिन राहुल गांधी की महत्वाकांक्षा के साथ साथ स्थिति यह है कि कांग्रेस खुद अपनी पोजीशन ठीक नहीं कर पाई है। तो अगर परिस्थिति कांग्रेस की ठीक नहीं होती तो निश्चित तौर पर कांग्रेस कम से कम मोदी को हटाने के लिए अगले चुनाव में ममता बनर्जी पर दांव खेल दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कुल मिलाकर ममता बनर्जी के लिए ये मौजूदा वक्त काफ़ी कुछ हद तक रणनीति बयान करने के लिए और रणनीति को बनाने के लिए काफ़ी अच्छा है। और ममता बनर्जी इसी सिलसिले को और इसी संभावनाओं को दिल्ली में तलाश रही हैं। कई विपक्षी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और हाल के दिनों की बात करें, इलेक्शन में उन्होंने जिस तरीके से मोदी को टक्कर दी और ये माहौल बनाया कि टक्कर जो है मोदी बना ममता का है, इसका उन्हें फ़ायदा मिला। मैसेज ये देने में कामयाब रहीं कि पूरे ताकत लगाने के बावजूद, केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी लगने के बावजूद कोई उन्हें हरा नहीं पाया और वो जीत कर ये मैसेज देने में कामयाब रहीं कि इकलौती वो ऐसी नेता हैं जो मोदी को टक्कर देने की हैसियत में है। फ़ायदा तो है उनकी इस एटीट्यूड का, लेकिन सिर्फ एटीट्यूड से राजनीति होती नहीं है। राजनीति होने के लिए उस तरह की पार्टी का समर्थन मिलना ज़रूरी है और ममता को ये बखूबी पता। लिहाजा ममता कोशिश तो कर रही हैं। अपनी कोशिशों को रंग लाने के लिए जब दिल्ली में मुलाकात उन्होंने नेताओं के बाद पत्रकारों से की तो बातचीत का लहजा इस बार हिंदी में था। हमेशा बंगाली बोलने वाली ममता इस बार हिंदी में क्यों बात कर रही थी? दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव में उनके रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर ने उन्हें समझा दिया था कि अगर ख्वाब पीएम का देखना है तो हिंदी बेल्ट यानी हिंदी बोलने वाले राज्यों को उन्हें अपने कदम रखने होंगे और उन राज्यों में लोगों के दिलों में उतरना होगा। तो हिंदी बोलने वाले राज्यों में लोगों के दिलों में उतरने का एक ही तरीका है कि बातचीत का मेथड भी हिंदी में इस्तेमाल किया जाए, बंगाली को थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाए, तब जाके राष्ट्रीय स्तर पर नेता कहलाने की वो सोच सकती हैं। प्रशांत किशोर की अपनी इस रणनीति पर गौर करते हुए ममता बनर्जी जब बंगाली में बात करना शुरू किया, उनके पत्रकारों ने कुछ तो उनको खुद ही उन्होंने अप्रोच किया कि ना हिंदी में बात कीजिए। हिंदी में उन्होंने जवाब दिया। पूछा भी पत्रकारों ने मजाक में, आपकी हिंदी दुरुस्त कैसे हो गई है? उन्होंने कहा कि मोदी की हिंदी देखकर उनकी भी हिंदी दुरुस्त हो गई है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी के हर कदम के मायने बेहद सियासी हैं और ममता जानती हैं कि हर रणनीति इस्तेमाल तो कर सकती हैं, लेकिन वक्त की जो बिसात है उसमें राजनीतिक दलों की समर्थन
खासतौर पर विपक्षी दलों को कितना मिलेगा, ये बड़ी दिलचस्प है। हालांकि पेगासस मामले को ही ले लीजिए। पेगासस मामले में जिस तरीके से उन्होंने 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन करके केंद्र को ये मैसेज देने में कामयाब रही कि आप जांच कमेटी तो नहीं गठित कर पाए, हमने गठित कर दी। पब्लिक के बीच भी ये संदेश चला गया कि ममता बनर्जी कम से कम जांच करने को लेकर जो उनसे हो सकता था वो कर रही हैं। ये मसला लेकिन अलग है कि लोग सवाल उठाने लगे हैं क्या ममता बनर्जी को राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर जांच करने का अधिकार है या नहीं। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर जांच कर सकती हैं या नहीं, ये सवाल संवैधानिक है और अलग अलग राय संविधान विशेषज्ञों की है। भविष्य में सुप्रीम कोर्ट ये फाइनल कर देगा कि उनको अधिकार है या नहीं, लेकिन उन्होंने ये स्टैंड लेकर पब्लिक की निगाहों में कम से कम लीड तो ले ही लिया। निश्चित तौर पर उनको पता है कि जब तक वो ममता बनर्जी के तौर पर अगर वो सिर्फ और सिर्फ स्थानीय नेताओं को टारगेट करेंगी मुख्यमंत्री के तौर पर, तब तक उनका राष्ट्रीय स्तर का मिशन पूरा नहीं होगा। लिहाजा ममता बनर्जी ने हर हाल में और हर मुद्दे पर मोदी को टारगेट करना शुरू किया और इस बार भी उन्होंने इसी रणनीति के तहत पेगासस मामले में जब तक विपक्ष जांच के हंगामे कर रहा था उन्होंने जांच कमेटी का ऐलान कर दिया। अब केंद्र सरकार क्या करेगी वो अलग मसला है, लेकिन फिलहाल इतना तो कर दिया, ममता बनर्जी ने मैसेज दे दिया कि हमने लीड ले लिया है, अब आप चाहे जो कुछ कीजिए और बाकी सुप्रीम कोर्ट चाहे जो करे। कुल मिलाकर ममता बनर्जी सियासी पैथरे बड़े अच्छे जानती हैं, उसका इस्तेमाल तो कर रही हैं, लेकिन वोट की ज़रूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए, ये बात बखूबी ममता को पता है। और बड़ी पार्टी का नेता वो है नहीं, ये उनकी मजबूरी है। और ये कम से कम दिक्कत मोदी के साथ नहीं है। मोदी कम से कम राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी पार्टी के नेता है। यानी अब ममता के सामने चुनौती है कि वो सरकार अगर बनाएंगी भी तो मिलीजुली सरकार बना सकती है। और जनता, हाल के दिनों में जनता फुल फ्लेज गवर्नमेंट बनाने में यकीन रखती है। तो क्या ममता बनर्जी कैसे पार करेंगी दरिया और ख़ास तौर पर कैसे पार करेंगी ये कठिन चुनौती, ये वो बेहतर जानती हैं। लेकिन इतना तय है कि ममता बनर्जी ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।